हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 वीडियो होगा ऑटोनॉमिक का। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीछे का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को दो पार्ट में बांटा था, रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर और इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर को हम फर्दर दो पार्ट में बांटा था, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, वाटर सॉल्युबल हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हम 3 ड्रग्स पढ़े थे, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम। ठीक है, फिर हम लोग को पढ़ा था वाटर सॉल्युबल ड्रग्स यूजेस कहाँ यूज करते हैं। एक माइस्थेनिया ग्रेव्स में यूज करते हैं, एक कोबरा वाइट में यूज करते हैं, एक रिवर्सल ऑफ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर में यूज करते हैं, और चौथा कहाँ यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में, और एक और पढ़ा था पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में हम लोगों ने यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, ये परमानेंटली किसको इनहिबिट करता है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को परमानेंटली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, मोस्टली हम इसे क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग करता है, बट एक दो ड्रग्स है जो हम हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं, जैसे मैलाथियोन और कौन सा, इकोथायोफेट। ठीक है, मैलाथियोन कहाँ यूज करते हैं? टॉपिकली यूज कर सकते हैं, इकोथायोफेट को एज ए आई ड्रॉप यूज करते हैं, बट हम इसे ग्रॉसली यूज नहीं करते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर को हम ग्रॉसली दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, दो मेजर कैटेगरीज में बांटते हैं, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक कार्बामेट्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या एग्जांपल है? मैलाथियोन एंड पैराथियोन। और कार्बामेट्स का एग्जांपल है कार्बारिल एंड प्रोपेक्सर। ठीक है, तो ये जो सारे ड्रग्स हम लोग जो ऊपर देखे हैं, ये सारे क्या है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। हाईली लिपिड सॉल्युबल क्या है? लिपिड सॉल्युबल का मतलब क्या है कि ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है, हम लोगों ने पढ़ा। और ये तो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, मतलब मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा क्रॉस करती है और ब्लड में जाके पॉइजनिंग कर सकती है। अगर ये ड्रग्स का आपको हल्का सा भी मतलब स्प्रे लग गया, या मतलब किसी तरीके से आपके हाथ पे आ गया, तो इसे आराम से धो लेना है। ठीक है, अगर इसे छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये ब्लड में जाके पॉइजनिंग कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ड्रग्स हम क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं, बट हम यूज करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली कौन यूज करता है इसे? तो ये मेनली हमारे फार्मर यूज करते हैं फील्ड में टू सेव द क्रॉप। ठीक है, कौन यूज करते हैं? हमारे फार्मर यूज करते हैं क्रॉप के लिए अपने फील्ड में। ठीक है, इसलिए फार्मर को सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है किसका? इस पॉइजनिंग का, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स के पॉइजनिंग का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर फार्मर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गए, तो मतलब फार्मर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए किसके बारे में? ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स के बारे में। ठीक है, लेट सपोज एक फार्मर फील्ड में ड्रग्स का स्प्रे कर रहा था। किसका स्प्रे? ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स का स्प्रे कर रहा था। ठीक है, अब कुछ बूंद या कुछ स्प्रे उसके बॉडी पे लग गया, फार्मर के बॉडी पे लग गया। अब ये फार्मर 1-2 दिन नहीं नहाया, तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये ड्रग्स ये धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, और क्या करेगा? ब्लड में, याद करिए, ब्लड में जाके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देगा। अगर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिट हुआ तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज तो इनहिबिट हो गया, जो डिग्रेड करता था एसिटाइल कोलिन को, लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो इनहिबिट हो जाता है, तो क्या हो जाता है? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो याद करिए, ये M1, M2, M3, M4, M5 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अगर M1 को स्टिमुलेट किया तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी, HCl का लेवल बढ़ जाएगा। अगर M2 स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर M2 स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि हार्ट में होता है M2 रिसेप्टर, हार्ट रेट कम हो जाएगा। अगर M3 रिसेप्टर कहाँ होता है? M3 रिसेप्टर सारे जगह होता है। कहाँ? आई में होता है, ग्लैंड में होता है, GIT में होता है, ब्लैडर में होता है, बाकी सारी जगह कौन सा? M3 रिसेप्टर होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अगर M3 रिसेप्टर अगर आई में स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। अगर आई में स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। यहाँ पर पॉइजनिंग इतना ज़्यादा होता है कि मियोसिस मतलब पीपल एकदम पिन पॉइंट की तरह बिंदु के आकार का दिखेगा, तो उसको बोलते हैं पिन पॉइंट पीपल। ठीक है, तो पिन पॉइंट पीपल 4 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन है यहाँ हम देखेंगे। 4 कंडीशन में हो सकता है पिन पॉइंट पीपल। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। एक किसमें? 2 O में होता है, 2 P में, तो उसे याद रखना। O का मतलब क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स में तो होता ही है। और एक O का मतलब क्या है? ओपोइड पॉइजनिंग। और 2 P का मतलब क्या? एक पोंटाइन हेमरेज और एक फिनोल पॉइजनिंग। ठीक है, आपको यहीं पे बता दिया 4 कंडीशन। अगर M3 रिसेप्टर अगर ग्लैंड में
स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सिक्रेशन इतना ज़्यादा होगा कि ये आँख से भी आंसू निकलने लगेगा, पूरे बॉडी से मतलब परफ्यूजली मतलब सिक्रेशन चालू हो जाएगा, पसीना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर M3 रिसेप्टर अगर GIT में स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अगर M3 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाएगा, मतलब पेशाब रुकेगा ही नहीं, मतलब बिना मतलब के पेशाब होने लगेगा, ठीक है। ठीक है, अगर M3 रिसेप्टर अगर ब्रोंकस में स्टिमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब याद रखिएगा, आपको पता होगा कि M1, M2, M3, M4, M5 ये सारे रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेन में स्टिमुलेट हो गया तो पेशेंट कहाँ चल जाएगा, कोमा में चल जाएगा। ये अगर ये रिसेप्टर ब्रेन में स्टिमुलेट हुआ तो पेशेंट कोमा में चल जाएगा। तो ये सारे सिम्टम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, किस में देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन अगर मतलब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हमें कौन सा आइडिया मिलेगा जो हम पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट से रिलेटेड है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कौन सा, अगर आपको पिन पॉइंट पिपिल के साथ अगर इंक्रीज सेक्रेशन मिल जाए, अगर ये 2 पॉइंट मिल जाए, पिन पॉइंट पिपिल के साथ अगर इंक्रीज सेक्रेशन मिल जाए तो आपको समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सिम्टम आ रहे थे M1, M2, M3 के स्टिमुलेट होने के कारण आ रहे थे। अगर हम M1, M2, M3 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर दें तो ये सारे सिम्टम ठीक हो सकते हैं हमारे जो आ रहे थे ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग में, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, M1, M2, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और सारे सिम्टम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एट्रोपिन को किस रूट से देते हैं, IV रूट से देते हैं। ओरल रूट से क्यों नहीं देते, ओरल रूट से पॉसिबल ही नहीं क्योंकि पेशेंट तो कोमा में है, ठीक है। IV रूट से देते हैं, हर 5 मिनट में देते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हर 5 मिनट में देने से अच्छा है कि एक बार दे दें, हमारा सारा सिम्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर ये है कि हमें पता नहीं है कि वो पेशेंट जो आया हमारे पास उसको कितना पॉइजनिंग हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग का। हो सकता है कि कम पॉइजनिंग होगा, हो सकता है ज़्यादा पॉइजनिंग होगा, ठीक है। अगर एक बार हमने एट्रोपिन दे दिया तो क्या हो जाएगा, एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो जाएगा। अगर एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो गया ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए हम हर 5 मिनट में रिपीट करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर कब तक रिपीट करते हैं, हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि कुछ सिम्टम नहीं आ जाए जिससे हमें पता लग जाए कि ये पॉइजनिंग रिवर्स हो गई है। तो जिससे हमें पता लग जाए कि ये पॉइजनिंग रिवर्स हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एट्रोपाइनेजेशन बोलते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एट्रोपाइनेजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 साइन है एट्रोपाइनेजेशन के, 3 इंपॉर्टेंट साइन है। पहला क्या, डिक्रीज सेक्रेशन, दूसरा मिड्रियासिस और तीसरा क्या, हार्ट रेट मोर देन 100, ठीक है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा, ठीक है। डिक्रीज सेक्रेशन को हम मोस्ट रिलायबल साइन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मोस्ट रिलायबल साइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर ये प्रजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एट्रोपिन नहीं किया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एट्रोपिन नहीं किया है, इसीलिए हम मोस्ट रिलायबल साइन मानते हैं इसको, डिक्रीज सेक्रेशन को, ठीक है। और मिड्रियासिस को हम मोस्ट कॉमन क्यों मानते हैं, मोस्ट कॉमन इसलिए मानते हैं, मिड्रियासिस एक्चुअली बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मिड्रियासिस को हम आराम से देख के बता सकते हैं कि पीपल हमारा डायलेट है कि नहीं, बट सेक्रेशन को हम चेक करना थोड़ा आसान नहीं रहता। चेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मोस्ट रिलायबल साइन यही है। चेक हम कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। स्टेथोस्कोप से कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट का जो पॉइजनिंग होता है उससे हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, पसीना चलने लगता है, इंटरनल पूरा पसीना चलने लगता है। अगर हम स्टैथ रखेंगे बॉडी पे, अगर हम स्टैथ रखेंगे तो हमें क्या, क्रिप्टेशन का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। अगर ये क्रिप्टेशन अगर ख़त्म हो गया या धीरे धीरे कम हो रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पॉइजनिंग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर ख़त्म हो गया, अगर ड्राई अप हो गया तो इसका मतलब हमारा पॉइजनिंग ठीक हो गया। तो नोट एक देख लीजिएगा, एट्रोपिन ड्रग्स कैन रिवर्स ऑल द सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग एक्सेप्ट मसल्स वीकनेस।